हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर के जो PYQs हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपके आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल कंटेन्स 6.02 into 10 raised to the power 22 molecules. The concentration of the solution will be. देखिए वैसे तो कंसंट्रेशन जो है वो बहुत सारे टर्म्स में डिफाइन होती है, बट यहाँ पर स्पेशली जो कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है वो है आपकी मोलैरिटी। यस, तो अभी आपको इस सॉल्यूशन में मोलैरिटी निकालनी है। तो वो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा और किस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक्चुअली एक है बेस जिसे लॉन्ग मेथड बोलेंगे। लॉन्ग बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं, बट फिर भी मतलब थोड़ा सा है लॉन्ग, बट वो बेस होता है। मतलब अगर वो आपने सीख लिया तो आप इजीली किसी भी न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। दूसरा मेथड है जो कि शॉर्ट मेथड है, वो भी मैं बताऊंगी, बट वो कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं ना। कई बार जैसे हम अभी तो शॉर्टकट याद कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, बट जब हम एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं तो काफ़ी हमें मतलब रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो शॉर्ट फार्मूला हम भूल जाते हैं। तो अगर आप ये लॉन्ग मेथड यानी कि जो बेस तरीका है निकालने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सीख लेते हैं तो आप चाहे शॉर्ट फार्मूला याद रखें ना रखें, आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे दोनों ही मेथड से। ठीक है, मैं दोनों मेथड्स बताऊंगी आपको। देखिए सबसे पहले ना क्या है, इस जब भी मैं स्टूडेंट्स को जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो मेरा ये रहता है कि ना बच्चे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। मतलब ये कि हम क्या करते हैं कि हमने फटाफट बस स्टेटमेंट पढ़ी और न्यूमेरिकल सॉल्व करना बैठ गए, वो दैट इज़ ओके, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको जब तक क्वेश्चन विजुलाइज नहीं होगा, अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो फिर आपको ना प्रॉब्लम होगी ही होगी सॉल्व करने में। एक न्यूमेरिकल कर लोगे, दूसरे न्यूमेरिकल में अटक जाओगे। तो बेटर ये है आपका कि आप ना क्वेश्चन की एक एक वर्डिंग को समझें। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाया, तो इसमें ना इस लाइन का मीनिंग समझेगी कि 50 ml आपको सोल्यूशन दिया गया है। किसका सोल्यूशन दिया गया? एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मीनिंग समझेंगे कि आपने ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करके वो सोल्यूशन तैयार करा है। कितना तैयार करा है? 50 ml। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 सभी को पता है। ठीक, अच्छा ग्लूकोज सोल्यूशन या सॉरी जो ग्लूकोज हमारा कंपाउंड है उसका मोलर मास भी गिवन है। ठीक है, अच्छा जो आपने 50 ml सोल्यूशन तैयार करा है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 into 10 raised to the power 22 मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये कि आपने जो ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया था वो 50 ml का बनाया था, और वो 50 ml सोल्यूशन में आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने आ रहे हैं आपके? 6.02 into 10 raised to the power 22। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन हियर। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं लॉन्ग मेथड बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो डेटा आपको गिवन होता है ना, उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। कैसे? आपको एक तो वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, और क्या गिवन है आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कोई ऐसे देखिए, अब हमने कंसंट्रेशन निकालनी, तो कंसंट्रेशन में क्या है, हमें 1000 ml में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाए, और तो हम एक इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए इतने मॉलिक्यूल्स को पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मोल है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। एज यूजुअल सभी जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो हमने वही इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स आ जाएंगे? तो ये नंबर हमेशा ऊपर जाता है, ये नंबर हमेशा नीचे आता है, और ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है ऊपर। कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि मैम कौन सा नंबर ऊपर कौन सा नीचे। हमेशा ये याद रखिए, राइट हैंड साइड वाला नंबर हमेशा ऊपर, ये नंबर हमेशा नीचे, और ये जो हमारी ये वाला जो नंबर है हमारा, ये कहाँ जाएगा? ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई में। ठीक है,
आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये पूरा नंबर कट गया, इसके बाद आपका क्या बचा है 10 की पावर 22 और नीचे है आपका 10 की पावर 23, ठीक है। तो अब आप इसका कट करेंगे तो नीचे अपॉन में 10 रह जाएगा, ऊपर कितना रहेगा 1, तो 1 अपॉन में 10 को सॉल्व करेंगे 0.1 मोल आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ये कितने वॉल्यूम में आए हैं, जैसे कि आपको दिया गया था 50 ml मतलब जो सोल्यूशन है उसमें आए आपके, ठीक है। तो 50 ml सोल्यूशन में आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.1, ठीक। तो ऑफकोर्स आपको 1000 ml में निकालना है, तो 1000 ml में कितने मोल्स आ जाएंगे, ये नंबर हमेशा ऊपर, ये नंबर हमेशा नीचे, ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मोल्स आ जाएगा। तो जब इसको 2 मोल्स आ गया ना, ये पूरी इक्वेशन आपकी कंसंट्रेशन बता रही है कि 1000 ml में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं आपके 2 मोल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो कंसंट्रेशन है कितनी हो गई है 2 मोलैरिटी आ चुकी है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। देखो सिंपल सा मोलैरिटी निकालने का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, जो भी आपको गिवन, अगर आपको ना डेटा में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, और वॉल्यूम दिया गया है, तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि आपको दिए गए हैं अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, मल्टीप्लाई में गिवन वॉल्यूम जो कि आपको दिया गया है, और ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 1000, क्योंकि 1000 ml में निकाल रहे हैं ना, ठीक। तो देख लेते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है आपका, देखिए एवोगाड्रो नंबर कितना है आपका, सॉरी ये होता है इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और गिवन वॉल्यूम कितना है 50 और ऊपर जाएगा 1000, ठीक है। कट कर दिया, ये पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे कट कर दूँ, या पहले देख लीजिए क्या क्या बचा हुआ है, 100 अपॉन में यहाँ पे एक 10 बचा है और यहाँ पर 5 बचा है, तो 10 से 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 और 5 को कट करेंगे तो 2। तो देखिए ये है आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो ये ना देखो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, शॉर्टकट है, कि बस ये फॉर्मूला रखा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब ना एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, तो हमें ना बहुत सारे जो शॉर्टकट हमने ट्रिक्स सीखी होती हैं या शॉर्टकट फार्मूलाज हमने सीखे होते हैं ना, वो फिर मतलब भूल जाते हैं हम। एक तो थोड़ा सा होपलेस भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है और हमें सारे क्वेश्चंस जो आते हैं मतलब उनको सॉल्व भी करना है, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं। तो इसीलिए ना क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं भी मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मैं एग्ज़ाम में ना शॉर्ट ट्रिक्स मैं लेकर जाती थी, और जब मैं लिखने बैठती थी वो सब गायब हॉट फॉश हो जाता था। तो वही मैं सोच रही हूँ कि आप ना देखिए इसमें ना बेस फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, जो मैंने इक्वेशन में आपको बनाना सिखाया अभी इससे पहले, ठीक। और ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, अगर ये याद रह जाता तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो आपका बेस तो है ही। तो अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट। अभी मैं बताऊंगी कि ये क्या मतलब क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस and molar mass of H2SO4 is 98 ग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन की एक एक वर्डिंग को समझेंगे। क्या है, आपको मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, क्लियर हो गया है। क्या दिया है 9.8% वेट बाय वेट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, मतलब अगर आपका, और वेट बाय वेट मतलब अगर आपका सॉल्यूशन का जो वेट है यानी कि सॉल्यूशन का जो मास है अगर वो 1000 ग्राम है, तो उसमें जो सोल्यूट होगा वो कितना होगा 9.8 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो ये जो छोटे छोटे जो डेटा इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या गिवन है क्या नहीं, ठीक है। तो 9.8% का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये जो 100 ग्राम है वो क्या है, हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, तो उसमें सोल्यूट कितना मिलेगा आपको 9.8 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको डेंसिटी भी दी गई है सॉल्यूशन की। तो अब हम सबसे पहले जो, जैसा कि मैंने बताया, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले डेंसिटी उठाएंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है और ये जो मास है वो भी सॉल्यूशन का ही है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही है, ठीक है।
तो डेंसिटी की जगह डेंसिटी रखा, मास हमें मास हमें दिया हुआ है कितना है 100 ग्राम, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। ये जो परसेंटेज किसके लिए लगाई गई है वही कि इसमें जो सोल्यूशन है आपका कितना रहेगा 100 ग्राम। परसेंटेज कभी भी अगर दी जाएगी तो उसमें हमेशा सोल्यूशन का मास कितना लेना है आपको 100 ग्राम, ठीक है, ये ले लिया। और वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम इधर जाएगा, ये नंबर इधर जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 98 ml। ये आया है आपका वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। देखिए क्या होता है ना, जब भी आपको ना कंसंट्रेशन वाले न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं ना, और अगर मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है उसमें, ठीक है, कई बार मोलैरिटी भी पूछा जाता है, बट अभी मैं बात कर रही हूँ मोलैरिटी की। तो क्या होता है आपको ना मतलब क्लिक कैसे करना है पता है, आपको ना वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, और आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाएंगे ना, तो आपका काम बन गया, ठीक है। तो हमेशा फोकस यही रखना है कि आपको एक तो वॉल्यूम पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। इसके लिए वो ऊपर से इनडायरेक्टली हिंट देता है, इनडायरेक्टली जो डेटा गिवन होता है ना वो इनडायरेक्टली आपके मोल्स और वॉल्यूम के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। तो हमें वो डेटा कैसे यूज़ करना है ताकि हमारे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल कर आए, वो हमें यही प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया है, ये किसका वॉल्यूम आया 98 ml सॉल्यूशन का, ठीक है जी। अच्छा, अब आप मेरे को बताइए कि ये 9.8 किसका वेट है, मैंने बताया 9.8 आपका है सोल्यूट का। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देखो हमारा अगर आपको हिट कर गया होगा तो देखिए, अगर इफ 98 ml कंटेन्स कितना मास 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, तो देन 1000 ml विल कंटेन, ये नंबर ऊपर, ये नंबर नीचे, और ये नंबर मल्टीप्लाई में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ठीक है, 100, यानी कि 100 ग्राम ऑफ H2SO4 निकल कर आ गया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ना कि आपको मोल्स पता होने चाहिए, तो आप इजीली 100 ग्राम में अपना क्या नाम है वो मोलर मास जो गिवन है आपको देकर, मतलब जो दिया हुआ है उसको रखकर आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या था, हमने कितना मास निकाला था 100 ग्राम निकाला था ना H2SO4 का मास, ठीक है, और उसके मोलर मास से अगर आप उसे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो है आपकी कंसंट्रेशन आ जाती है। शॉर्टकट मेथड कौन सा होता है, देखिए मोलैरिटी, जब भी आपको डेंसिटी दी जाती है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में गिवन मास, गिवन मास जो आपको परसेंटेज दी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें ये जो ये रहेगा यही मास आपको यहाँ पर पुट करना है, इसके अपॉन में क्या आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको गिवन है। कई बार क्या होता है ना क्वेश्चन में ये मोलर मास में गिवन नहीं होता है, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी की जगह 1.02 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में गिवन मास हमारा कितना है 9.8, ठीक है, अपॉन में मोलर मास कितना है 98। अब इसका जब डेसिमल्स हटाएंगे तो इस तरीके से होगा, इसका डेसिमल हटाया तो 10, और इसका जब डेसिमल हटाया तो 100 आ गया, और 10 से 10 कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास ये बचा है 1 अपॉन, मतलब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 102 अपॉन में 100। तो इजीली मतलब अगर आप डेसिमल लगा लेंगे तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड, तो यू कैन इजीली अप्लाई। एट द एंड में क्या करूँगी कि जितने भी शॉर्टकट मेथड्स हैं ना वो सारे के सारे मैं एक साथ लिख दूँगी, सो दैट कि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगी कि आपको ना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूला कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, कैलकुलेट स्मॉल m एंड कैपिटल M, डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। देखिए अब ना हमें क्या निकालना है, स्मॉल m और कैपिटल M। स्मॉल m का मतलब ये है कि हमारी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इसके बाद कैपिटल M जैसे आपको पता है वो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो इससे पहले मैंने अभी आपको मोलैरिटी निकालना सिखाया था जब आपको डेंसिटी गिवन हो और आपको परसेंटेज गिवन हो, तो यू कैन ट्राई
मतलब आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे शॉर्टकट या लॉन्ग वाला। मैं लॉन्ग वाले से अच्छे से करके दिखा दूंगी, शॉर्टकट वाला आप खुद करिएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं सबसे पहले ना मोलैरिटी निकाल लूँगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने मोलैरिटी वाला करा था, तो आप इजीली और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी कैसे निकाली थी, अगेन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, मास अपॉन में वॉल्यूम। इससे क्या होगा कि क्या नाम है, इसको अगर मैं देखूं तो मास 10% का मतलब है हमेशा मास कितना रहेगा यहाँ पर 100, और वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। डेंसिटी कितनी है आपकी 1.2। तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 100 अपॉन में 1.2, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ, कई बार नहीं करती हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप इसे चाहें तो एज ए भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं बता रही हूँ, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब आपको चाहिए क्या, मैंने आपको हिंट बताया था मोलैरिटी निकालने के लिए आपको ना एक तो वॉल्यूम पे फोकस रखना है कि वॉल्यूम कैसे निकल जाए सोल्यूशन का। इसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालने हैं, उसके लिए भी हिंट दिया होता है। अगेन यहाँ पे 10% का मतलब क्या दिया है कि आपका जो 10 ग्राम है वो आपको ग्लूकोज दिया गया है, ठीक है। तो ना पहले नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो, या मैं मतलब डायरेक्टली ऐसे कर देती हूँ। इफ कंटेन्स कितने नंबर ऑफ कितने मास आ जाएगा 10 ग्राम, तो देन 1000 ml विल कंटेन, ये नंबर ऊपर, ये नंबर नीचे, और ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कट। अब ये जो 1.2 है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 100 है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 120 ग्राम। अभी आपका मास आया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं आया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं पता है ना आपको, मोल्स कैसे निकालेंगे आप, गिवन मास मतलब जो निकल कर आया है अपॉन में मोलर मास कितना है 180 ग्राम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.66 इसकी कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन मैं दोबारा बता देती हूँ कि इसमें क्या करा है आपने, डेंसिटी लगाई है, डेंसिटी का फॉर्मूला, और आपको मास हमेशा जब भी परसेंटेज दी जाए तो हमेशा मास मतलब अगर परसेंटेज बाय मास दी जा रही है हमेशा ध्यान रखिएगा, तो हमेशा मास कितना लेना है सोल्यूशन का 100। डेंसिटी आपको गिवन होती है, वहाँ से सीधे निकाला वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम आपका निकल कर आ जाता है, अब आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि सोल्यूट के मोल्स कैसे मिलेंगे। तो सोल्यूट के मोल्स के कैलकुलेशन के लिए आपको अगेन ये परसेंटेज जो दी गई है उसमें वही 10 ग्राम, ठीक है। इतने इतने जब ml में कितना मास आ रहा है सॉल्यूट का इतना, तो 1000 ml में कितना आ जाएगा, तो ये नंबर ऊपर, ये नीचे, और ये मल्टीप्लाई में, इसे ऐसे करके, ठीक है। तो आप इसे मतलब यहाँ से मास निकालेंगे, और मास निकालने के बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको जब कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.66 मोलैरिटी। तो इस तरीके से हमारी मोलैरिटी यहाँ पर निकल जाती है। तो अब मोलैलिटी निकालेंगे। देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो मतलब क्या होता है कि हमारे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। मतलब कि हमारा जो सॉल्वेंट है अगर वो 1000 ग्राम है तो उसमें हमें सॉल्यूट के कितने मोल्स मिल रहे हैं, दैट इज़ योर मोलैलिटी, ठीक है। तो यही इक्वेशन को हमें डिराइव करना है, बनाना है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले आपको ये जो 10% दिया गया है ये सॉल्यूशन का दिया गया है, मतलब है अगर इफ solution is 100 ग्राम, solution contains, if हटा दीजिए, contains कितना 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। इस छोटे से वर्ड का मतलब ये है, ठीक है। चलिए जब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट आया है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया मोलैरिटी में सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो मोलैरिटी में सॉल्वेंट का मतलब कैसे निकलेगा, जब आपका सोल्यूशन 100 है और सोल्यूट 10 है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना निकल कर आएगा
मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे आप? 100 माइनस 10। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट का मास कितना आ गया? 90 ग्राम। अब ध्यान से देखेंगे, देखो बहुत इजी है। इफ 90 ग्राम ऑफ solvent contains 10 gram of solute, then 1000 gram of solvent, या चलो मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, will contain, ये नंबर ऊपर, ये नंबर नीचे और ये नंबर मल्टीप्लाई, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब इसे निकालेंगे तो अभी आपका क्या है, मोल्स नहीं निकले, अभी सिर्फ और सिर्फ मास निकला है किसका? सोल्यूट का। अब अगेन इसे मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो मास निकल कर आया है उसको डिवाइड कर देंगे आपकी जो मोलर मास है उससे। तो अभी क्या बचा था हमारे पास? 1000 और अपॉन में 9, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन आई थी। अब हमें इसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसके जो मोलर मास है इसका, ठीक है, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 100 अपॉन में 162, जिसका आंसर हमारा आएगा 0.62 मोलैरिटी। तो इस तरीके से हमारी जो है मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाती है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज सॉल्ट डिसॉल्व फास्टर। देखिए सबसे पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अमोनियम क्लोराइड जो है एक सॉल्ट है जिसे क्या करा गया है, पानी में डिसॉल्व करा गया है रूम टेम्परेचर पे। हमने कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करा, जैसा जो रूम का टेम्परेचर है उसी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन जब वो बन गया तो हमें ना ठंडा महसूस हुआ। तो अब यहीं से ना स्टूडेंट्स, यहीं से हमें एक हिंट मिल जाता है कि जब वो सॉल्यूशन को हमने बनाया, प्रिपेयर किया, तो मतलब हमें ठंडा महसूस हो रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कि अगर अब आप देखो कि जब भी अगर आप कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हो, अगर वो ठंडा हो जाता है दैट मीन्स इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स हीट। तो यहीं से हमें थोड़ा सा हिंट मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज सॉल्ट डिसॉल्व फास्टर। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिससे ये सॉल्ट और भी ज़्यादा अच्छे से फास्ट तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हम अगर हीट देंगे तो प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो हीट कब देंगे, मतलब कि हॉटनेस जहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो अगर आप ये ऑप्शंस देखेंगे, पाउडर्ड सॉल्ट इन कोल्ड वाटर, पाउडर्ड सॉल्ट इन हॉट वाटर, सॉल्ट क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर, सॉल्ट क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, इन चारों ऑप्शंस में से आपको कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन में ये जो सॉल्ट है फास्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीटिंग देनी पड़ेगी। हीटिंग कहाँ पर है, हॉट वाटर और हॉट वाटर, यानी कि पहले तो अपने दिमाग में ये दो ऑप्शन फिट कीजिए, बाकी ये आंसर तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद ये दो आंसर्स में से अब आपको फाइंड आउट करना है। देखो एक तरफ है आपको पाउडर्ड सॉल्ट दिया जा रहा है और एक तरफ आपको सॉल्ट के क्रिस्टल्स दिए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए आपको भी पता होगा जो कोई भी सॉल्ट है अगर वो बहुत ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में है तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही जो होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, विच इज़ पाउडर्ड सॉल्ट इन हॉट वाटर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन in the blood and tissues of people living at high altitude is due to। मीन्स हमें ये बताना है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि जो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ब्लड में और टिश्यूज़ में हमेशा देखेंगे कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है। तो इसका कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एल्टीट्यूड पे मतलब हाई एल्टीट्यूड पे आपका जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके बाद बी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, लो टेम्परेचर। क्या लो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है।
सी ऑप्शन लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डिजॉल्व कम होती है ऑक्सीजन। डी ऑप्शन है बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर ना हमारा हेनरीज लॉ आ जाता है। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है हेनरीज लॉ तो स्टार्टिंग का मैं बता देती हूँ कि जो हेनरीज लॉ है वो हमारा जो है बेसिकली ये मोल फ्रैक्शन of any component depend upon its partial pressure। ठीक है, देखिए ये हेनरीज लॉ ने क्या बताया है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये मोल फ्रैक्शन भी रख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली ये सॉल्युबिलिटी को इनडायरेक्टली क्या है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। अब देखिए हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जो जैसे कोई बंदा यहाँ पर, जैसे ये जो ये पहाड़ है, ठीक है, ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। एयर में ही तो ऑक्सीजन होती है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो उसकी डेफिनेटली उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम डिजॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा।